गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। हिस्ट्री टाइम्स यूट्यूब चैनल पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सावन धारीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने भारत के इतिहास को जानने के कुछ स्रोत का वर्णन किया था। तो देखिए, मैंने आपको भारत के इतिहास को जानने के 3 प्रकार के स्रोत बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद साहित्यिक स्रोत और अब विदेशी यात्रियों का वर्णन या वृत्तांत। अनेकों विदेशी यात्री जो थे वो समय समय पर भारत में आते गए। जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारत के समाज को, भारत के जो शासक थे उनको, भारत की भौगोलिक दशा, भारत की आर्थिक स्थिति, सभी का उन्होंने अध्ययन किया और अपने अपने वृत्तांत अपने पुस्तकों में या अपने ग्रंथों में उन्होंने लिखा। उससे हमें भारत के इतिहास को जानने में अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और भारत के इतिहास के कई ऐसे रहस्यमय तथ्य हैं जिनके बारे में केवल और केवल हमें इन विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से ही जानकारी मिलती है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं भारत के इतिहास को जानने के स्रोत और सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 4। तो इसमें हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे उस महान शख्सियत के बारे में जिसको कि रोमन इतिहासकार सिसरो ने इतिहास का जनक अथवा इतिहास के पिता के रूप में कहा। तो वो थे हेरोडोटस। हेरोडोटस यूनान के थे। हेरोडोटस यूनान के थे और रोमन इतिहासकार सिसरो ने इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है, इतिहास का जनक कहा है, क्योंकि हेरोडोटस के द्वारा ही सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्होंने भारत के बारे में अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में वर्णन किया है। हिस्टोरिका में इन्होंने भारत के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि इंडिया, भारत और ईरान, इंडिया एंड ईरान को कहीं पर फारस भी लिखा जाता है। फारस या ईरान एक ही बात है। ईरान और भारत के जो व्यापारिक संबंध है, व्यापारिक संबंधों का वर्णन उन्होंने हिस्टोरिका में किया है। तो उनसे हमें भारत के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और यात्री भी थे जिनका नाम टोलेमी था। टोलेमी ने भी भारत के जो बंदरगाह है उनके समीप अनेकों यात्राएं की। भारत के बंदरगाहों के समीप अनेकों यात्राएं करके उन्होंने बहुत सी बातें सीखी थी और भारत के भूगोल के बारे में वर्णन किया और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल पुस्तक में हमें भारत के बंदरगाहों, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अहम जानकारियां
मिलती है। इसके अलावा भारत में आने वाला एक और महत्वपूर्ण यात्री था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री था जो भारत में आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत में 304 से लेकर 299 ईसा पूर्व तक रहा था और यह भारत में मौर्य काल में आया था। भारत में मौर्य काल में आया था और मौर्य काल के बारे में इसने अनेकों बातें हमारे साथ शेयर की है। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था और इंडिका में इन्होंने भारत से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां हमें उपलब्ध करवाई है। ये जो है वो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे। मौर्य काल की जानकारी के लिए मेगास्थनीज की इंडिका जो है वो एक बहुत ही अहम सोर्स है जिससे कि हमें बहुत अच्छी जानकारियां मौर्य काल के बारे में मिलती हैं, जो कि 304 से लेकर लगभग 299 ईसा पूर्व तक हमारे देश में रहे थे। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में हमारे देश में रहे थे। ये कहते हैं कि भारत के समाज में 7 वर्ग थे। वो कह रहे हैं कि भारत का जो समाज था उस समाज में कितने वर्ग थे? 7 वर्ग थे। और उन्होंने यूनानी देवता डायनेमिक्स, उन्होंने यूनानी देवता डायनामिक्स, जिसको कि हमारे भारत के देवता शिव के साथ उनकी तुलना की है, और हेराक्लीस जिसकी तुलना कृष्ण से की गई है। इसका इन्होंने अपनी इंडिका में वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जो मौर्य काल में नगर प्रबंधन करने के लिए, नगर प्रबंध के लिए 5-5 लोगों की 6 समितियां होती थी। 5-5 लोगों की 6 समितियां कार्य करती थी। 5-5 लोगों की 6 समितियां कार्य करती थी जो कि नगर प्रबंधन का कार्य करती थी। वो कहता है कि मौर्य काल के दौरान भारत में दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे। दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे अर्थात अकाल नहीं पड़ते थे और दास प्रथा भी नहीं थी। और भारत में दास प्रथा भी नहीं थी। और उन्होंने भारतीय समाज के 7 वर्ग जो बताए हैं वो अलग अलग 7 वर्ग बताते हैं। वो सती प्रथा का उल्लेख भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि सती प्रथा उस समय भी भारतीय समाज में प्रचलित थी। सती प्रथा के बारे में उन्होंने बताया है। वो कहते हैं कि सती प्रथा उस समय भी वहां पर थी। और सबसे अहम बात बताता हूं जो मैं आपको, मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी, वर्तमान में मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसका कोई भी मूल अंश है वो हमें प्राप्त नहीं है। मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसका मूल अंश प्राप्त नहीं है, लेकिन
मेगास्थनीज की जो इंडिका है, मेगास्थनीज की इंडिका के कुछ उदाहरण, कुछ कोटेशंस जो है वो हमें उसके समकालीन जो इतिहासकार थे जैसे स्ट्रेबो है, जस्टिन है, उनके जो अनेकों ग्रंथ है उन ग्रंथों से हमें मिलती है। तो इनका पहली बार संकलन जो है वो मैक्रिंडल ने किया था। इसका संकलन स्वानबैग ने किया था और अंग्रेजी में इसका मेगास्थनीज की इंडिका का जो अनुवाद है वो करने वाला मैक्रिंडल था और स्वानबैग ने इसका पहली बार संकलन किया था। मेगास्थनीज की इंडिका, इसके बाद प्लिनी, प्लिनी जो था उसने नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री या प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था। इसने प्राकृतिक इतिहास ग्रंथ लिखा था जो कि लैटिन भाषा में था। ये कौन सी भाषा में था? ये लैटिन भाषा में उसने लिखा था और ये फर्स्ट एडी में, पहली शताब्दी में भारत आया था। पहली शताब्दी में भारत आने वाला व्यक्ति कौन था? प्लिनी। और प्लिनी ने पहली शताब्दी में भारत आया और उसने भारत के आसपास के जो क्षेत्र थे उनका वर्णन किया, नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास, लैटिन लैंग्वेज में। और इसने वर्णन जो किया है रोम और भारत के, रोम और जो इंडिया है, रोम और भारत के व्यापारिक संबंध का वर्णन किया है। रोम और भारत के व्यापारिक संबंध का वर्णन किया है और यह दुख व्यक्त करता है कि प्रतिवर्ष 550 सेस्टर जो सोना है वो रोम से भारत जाता है, रोम से भारत में जा रहा है। प्रतिवर्ष 550 सेस्टर सोना रोम से भारत में जा रहा है। इसीलिए, शायद इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत में सोना बहुत था। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाने का मुख्य कारण यही था। इसके बाद अगला जो है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो दूसरी शताब्दी में, स्ट्रैबो दूसरी शताब्दी में भारत आया। यह भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्रदान करता है। स्ट्रैबो से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है और ये मौर्य काल के बारे में बताता है कि नावों का प्रयोग किया जाता था। नावों के प्रचलन के बारे में बताता है और ये भी लिखता है कि अगर किसी शिल्पकार के साथ अभद्र व्यवहार होता, अगर किसी शिल्पकार के साथ अभद्र व्यवहार होता तो उसके लिए मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। ये बात स्ट्रैबो ने लिखी है। तो ये ध्यान रखनी है आपने कि स्ट्रैबो दूसरी शताब्दी में आया था। स्ट्रैबो दूसरी शताब्दी में था और मौर्य काल की जानकारी देता है और नावों के बारे में। स्ट्रैबो बो से बोट का अर्थ क्या होता है? नाव। ये याद रखना। स्ट्रैबो बो से बोट का मतलब नाव होता है। बोट का अर्थ क्या होता है? नाव। तो ये हमें जानकारी कहां से मिलती है? स्ट्रैबो से ये जानकारी मिलती है। इसके बाद जो विदेशी यात्री हमारे देश में आते हैं वो है फाहियान।
फाहियान हमारे देश में आते हैं। फाहियान 399 से 414 AD तक आते हैं। फाहियान 399 से 414 AD, 399 से 414 ईस्वी तक हमारे देश में आते हैं। 399 से 414 तक फाहियान आते हैं। और फाहियान जो है वो चीन देश से हमारे देश में आया। फाहियान कहाँ से आते हैं? फाहियान चीन से आते हैं। और फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम कहते हैं, ये उसके काल में हमारे देश में आए थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फाको की एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था। और इस फाको की में उन्होंने भारत की इन्होंने भारत की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में प्रकाश डाला था। और फाहियान ने राजनीतिक जीवन की जानकारी नहीं दी। राजनीतिक जीवन जो उस समय जो राजनीतिक जीवन था उसकी जानकारी इससे हमें प्राप्त नहीं होती है फाहियान से। ये हमें केवल तत्कालीन भारतीय समाज और वहाँ उस समय की आर्थिक जो जानकारी है वो केवल फाको की से हमें प्राप्त होती है। फाको की ने यह भी कहा था कि गुप्त काल के समय भारत में कौड़ियों से व्यापार होता था। कौड़ियों से यानी भारतीय मुद्रा जिसको हम एक कौड़ी भी कहते थे, फूटी कौड़ी, वो कौड़ी का जो जिक्र है, कौड़ी का जो वर्णन है वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो फाहियान से ही हमें पता चलता है। फाहियान ही बताता है कि भारत में क्या होता था, किसका प्रयोग किया जाता था? भारत में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। फाहियान के बाद चीन से ही एक और यात्री आता है, ह्वेनसांग। चीन से ही एक और यात्री आते हैं, ह्वेनसांग, जो कि 629 से 643 एडी में, 629 से लेकर 643 एडी, 629 से लेकर 643 ईस्वी तक भारत में रहे। ये भी चीन से भारत में आए थे। इनको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इनको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ये चीन से भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। इसीलिए ये भारत में अधिकतर समय नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय में ये हमारे देश में रहे थे और उन्होंने CU की भारत से संबंधित अपनी जानकारियां जो थी उनको CU की एक चीनी ग्रंथ था उसमें भारत से संबंधित अपनी जानकारियां एकत्रित की थी CU की। और इसने भारत के समाज के बारे में कहा है कि उस समय शूद्रों को कृषक कहा जाता था। उस समय शूद्रों को कृषक कहा जाता था। और ये हर्षवर्धन के काल में आया था। ये
हर्षवर्धन के काल में आया था और हर्ष को शीलादित्य के नाम से पुकारता है। हर्ष को शीलादित्य इसके द्वारा कहा जाता है। इसके बाद एक और चीनी यात्री भारत में आते हैं। इसके बाद एक और चीनी यात्री भारत में आते हैं, इत्सिंग। इत्सिंग जो चीनी यात्री है वो 671 से, इत्सिंग जो चीनी यात्री है वो 671 से 695 एडी, 671 से 695 ईस्वी तक भारत में रहे थे। 695 ईस्वी तक भारत में रहे और ये इन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं किताब लिखी थी। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक जो ग्रंथ है, नामक जो किताब है, इसकी रचना इत्सिंग ने की थी। और इत्सिंग भारत से जब चीन गया, ये भी चीनी यात्री था, तो ये जब भारत से चीन गया तो अपने साथ 400 बौद्ध ग्रंथ लेकर गया था। अपने साथ 400 बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो अपने साथ लेकर गया था। ये लगभग त्रिपिटक की प्रतियां थी। बौद्ध धर्म जो है त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ है, यानी बौद्ध ग्रंथों की 400 किताबें अपने साथ अपने देश लेकर गया था। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अरबी यात्री इब्न खुर्दादब। अब है, देखिए, अरबी यात्री इब्न खुर्दादब। इब्न खुर्दादब जो था वो एक अरब देश का यात्री था और 864 एडी में कब आया? 864 एडी। 864 एडी का अर्थ है 864 ईस्वी में हमारे देश में आया और इसने किताबुल मसालिक, किताबुल मसालिक अर्थात ममालिक नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। इसने एक जानकारी दी कि भारतीय समाज में क्षत्रियों के 2 वर्ग थे। क्षत्रिय कितने वर्ग थे? उन्होंने बताया कि क्षत्रियों के 2 वर्ग थे। एक वर्ग तो जो था वो सबूकफुरिया, और जो दूसरा वर्ग था उसको कतरिया कहा जाता था। उन्होंने बताया कि उस समय भारत के क्षत्रिय समाज जो था, क्षत्रिय वर्ग जो था, अधिकतर राजपूत जो थे वो क्षत्रिय थे। तो उनके 2 वर्ग उन्होंने बताया, सबूकफुरिया और कतरिया, 2 उनके अंदर वर्ग थे। ये अरबी इतिहासकार था इब्न खुर्दादब। कैसा इतिहासकार था? अरबी इतिहासकार इब्न खुर्दादब। हाँ जी, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अल मसूदी। अल मसूदी भी अरब देश से हमारे देश में आया था। अल मसूदी भी अरब देश से आया था। ये 957 एडी में, 957 ईस्वी में हमारे देश में गुर्जर प्रतिहार काल में हमारे देश में आता है।
अल मसूदी 957 एडी में गुर्जर प्रतिहार काल में आता है और इसने महजूल जहाब के नाम से एक ग्रंथ लिखा था और ये बताता है, ये हमें जानकारी प्रदान करता है और ये जो है वो गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर प्रतिहार को ये अल गुर्जर कहता है और राजा के लिए बोरा शब्द का प्रयोग करता है। राजा के लिए बोरा शब्द का प्रयोग करने वाला जो यात्री था वो था अल मसूदी। इसके बाद जो अगला यात्री है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अरबी यात्री जो था वो हमारे देश में आता है, अल बरूनी। अल बरूनी अरबी, अल मसूदी ये भी अरबी था। अरब देशों से आए हुए यात्री जो थे वो ये अरबी यात्री हमारे देश में अल बरूनी, जो कि 1024 से 1030 एडी तक रहता है। 1024 से 1030 एडी तक जो अरबी यात्री अल बरूनी है वो आता है और इसने तहकीक हिंद अर्थात या आप कह सकते हैं किताब उल हिंद जो एक ग्रंथ था वो इसने भारत के बारे में लिखा था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ ये भारत में आया था और भारत में आकर इसने भारत की जो बातें हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर सोमनाथ आक्रमण किया था उस समय ये हमारे देश में आया था और ये कहता है कि भारत में ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, कि ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ऐसी जानकारी हमें अल बरूनी के द्वारा प्रदान की गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल बरूनी के बाद मार्को पोलो। इसके बाद मार्को पोलो जो कि इटली से हमारे देश में आया था। कहाँ का यात्री था? इटली का था। 1292-93 एडी में, ये 1292-93 ईस्वी में हमारे देश में आया था और ये पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर, पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर के दरबार में हमारे देश में आया और ये भारत को मोतियों का देश कहता है। ये कहता है कि भारत में मोती बहुत है, बहुमूल्य जो मोती है वो बहुत है और वैसे भी पांड्य जो राज्य है वो बहुमूल्य मोतियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसने काकातीय वंश की शासिका रुडम्बा का वर्णन किया है।
काकातीय वंश की शासिका रुडाम्बा, काकातीय वंश की शासिका रुडाम्बा का के बारे में बताने वाला जो यात्री था वो था मार्को पोलो, जो कि इटली से हमारे देश में आया था। और पांड्य नरेश मारवर्मन का जो कुलशेखर था उसके राज्य में गया और माबर को, पांड्य राज्य माबर को मोतियों का राज्य कहता है कि भारत में इस क्षेत्र में मोती बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण इब्न बतूता, इब्न बतूता आपने इसका नाम भी सुना होगा। इब्न बतूता जो कि इब्न बतूता 1333 से 1347 एडी तक हमारे देश में विजिट करता है। इब्न बतूता 1333 से 47 ये मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता जो था वो 1333 से 47 में हमारे देश में है था और ये मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था। ये काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश में रहा और ये MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हमारे देश में आया और इसने रेहला नाम से अपना एक ग्रंथ लिखा, अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रेहला था। और रेहला में भारत के अंदर इसने जो भी कुछ देखा उस सभी बातों का इसने वर्णन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इसको चीन देश में राजदूत के रूप में भेजा गया था। हमारे देश से चीन राजदूत के रूप में जाने वाला यात्री कौन था? ये यात्री जो था वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में बच्चे अक्सर गाना भी गाते हैं, इब्न बतूता पहन के जूता। ये इब्न बतूता वही मोरक्को का जो एक अफ्रीकी यात्री था वही था। 1342 ईस्वी में ये राजदूत के रूप में जाता है और 1345 में ये दक्षिण में पांड्य राज्य में भी जाता है। 1345 में दक्षिण में पांड्य राज्य में भी जाते हैं। इसका वास्तविक नाम शेख फतेह अब्दुल्ला खान था। इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम शेख फतेह अब्दुल्ला खान था। इसका वास्तविक नाम शेख फतेह अब्दुल्ला खान था इब्न बतूता का। इसके बाद निकोलो कॉन्टी। इब्न बतूता के बाद निकोलो कॉन्टी जो कि 1420-21 में देवराय प्रथम के काल में आया था। निकोलो कॉन्टी 1420-21 में देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। देवराय प्रथम के काल में आने वाला यात्री था निकोलो कॉन्टी और ये भी इटली के थे। ये भी इटली देश से आने वाला यात्री था और ये विजयनगर शहर का वर्णन करता है। इससे हमें विजयनगर शहर के बारे में जानकारी मिलती है। विजयनगर शहर के बारे में जानकारी प्रदान कौन कर रहा है हमें?
निकोलो कॉन्टी, वो कहता है कि इसका घेरा, विजयनगर शहर का जो घेरा है वो 60 मील है। वो कहता है कि इसका घेरा कितना है, 60 मील। कहता है कि विजयनगर जो राज्य है, शहर है, विजयनगर शहर का जो घेरा है वो 60 मील है। और इसने बताया कि विजयनगर जो शहर है उसके जैसा विश्व में कहीं कोई और शहर नहीं है। विश्व में सबसे सुंदर शहर कहता है विजयनगर को, विश्व में सबसे सुंदर जगह विजयनगर को बताता है। और ये वापस में जो एक भारत से जब वापस जा रहा था तो कैरो शहर में इसने जो नक्श कुश मुसलमान थे उनके साथ इसकी झड़प हो गई थी। निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी, और निकोलो कॉन्टी के बाद देखिए अब्दुल रज्जाक। निकोलो कॉन्टी के बाद है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो था वो 1443-44 में 1443-44 में फारस से हमारे देश में आया था। फारसी यात्री था। 1443-44 में फारसी यात्री था जो कि कालीकट के जमोरिन कालीकट के जमोरिन पर पहुंचा था। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था, 1443-44 में भारत आया था और कालीकट के जमोरिन पर पहुंचा था। और ये भी देवराय द्वितीय के काल में था। ये देवराय द्वितीय के काल में आया था। और इसने भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में, विजयनगर राज्य के बारे में बहुत ही बढ़ चढ़कर बताया है। बहुत ही अच्छा वर्णन इसने विजयनगर साम्राज्य का किया है। इसके बाद है निकितिन। निकितिन जो कि रूस से, निकितिन जो था वो रूस से 1470 से 74 में, 1470 से 74 में मोहम्मद तृतीय के काल में आया था। और ये बहमनी साम्राज्य में था। कौन से साम्राज्य में था? बहमनी। निकितिन जो था वो रूस से आया था और विजयनगर साम्राज्य नहीं बल्कि बहमनी साम्राज्य में आया था और मोहम्मद तृतीय के काल में आया था। यहाँ के ये बहमनी शासक और यहाँ के बहमनी के जो लोग थे उनका वर्णन करता है। इसके बाद दुर्वाते बारबोसा। इसके बाद है दुर्वाते बारबोसा, या जिसको हम बारबोसा भी कहा जाता है। दुर्वाते बारबोसा जो था वो यात्री यहाँ पर आता है। ये दुर्वाते बारबोसा जो था वो पुर्तगाली यात्री था। ये पुर्तगाल से आता है। दुर्वाते बारबोसा 1500 से लेकर 1516, 1500 से लेकर 1516 ईस्वी तक आता है और ये कृष्ण देव राय के काल में आता है। ये कृष्ण देव राय के काल में आता है और ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का दुभाषिया था।
उस समय पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का दुभाषिया था। दुभाषिया का मतलब होता है किसी भाषा का अनुवाद करने वाला, यानी दुभाषिया मतलब ये दो भाषाएं जानता था और अपने राजा को या अपने शासक को उन भाषा में ट्रांसलेट करके बताता था। इसने ये बताया कि हमारे देश में सती प्रथा का प्रचलन था। वो कहता है कि सती प्रथा का प्रचलन था। वो भारत में सती प्रथा के प्रचलन के बारे में बताता है और वो ये भी जानकारी देता है कि महमूद बेगड़ा जो था वो प्रतिदिन जहर का सेवन करता था। वो ये महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि महमूद बेगड़ा जो था वो जहर का सेवन करता था। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण यात्री है वो था डोमिगो पायस। डोमिगो पायस 1520-22 में पुर्तगाल से आया था। डोमिगो पायस 1520-22 में ये भी पुर्तगाल से आया था। डोमिगो पायस पुर्तगाल से आया था और ये 1520-22 में डोमिगो पायस पुर्तगाल से आया था और ये कृष्ण देव राय के काल में था। ये भी कृष्ण देव राय के काल में आया था। ये विजयनगर की तुलना रोम से करता है। विजयनगर की तुलना रोम से करता है। ये विजयनगर की तुलना रोम से करता है। और इसके बाद है फर्नांडिस नूनीज। फर्नांडिस नूनीज ये भी पुर्तगाली यात्री था। ये भी पुर्तगाल से आया था। फर्नांडिस नूनीज जो था वो भी पुर्तगाल से आया था और ये पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी था। पुर्तगाल जो था ये घोड़ों का व्यापारी था। पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी कौन था? फर्नांडिस नूनीज, जो कि 1535 से 37 तक यहाँ पर रहा था। 1535 से 37। से 37 एडी तक कौन रहा था? फर्नांडिस नूनीज। और नूनीज जो था वो पुर्तगाल का था, घोड़ों का व्यापारी था। 2 वर्ष तक रहा और ये उस समय अच्युत देव राय का शासन था। अच्युत देव राय के शासनकाल में ये जो था वो भारत में आता है। इसके बाद देखिए राल्फ फिच जो था वो अकबर के काल में, राल्फ फिच जो है वो अकबर के काल में 1583 से 91 तक, 1583 से 91 तक, 1583 से 1591 एडी तक हमारे देश में आता है। ये अंग्रेज व्यापारी था।
ये अंग्रेज व्यापारी जो था वो था राल्फ फिच, और ये फतेहपुर सिकरी और आगरा में गया। फतेहपुर सिकरी और आगरा में कुछ समय के लिए रहा था। इसने फतेहपुर सिकरी और आगरा का वर्णन भी किया है। विलियम हॉकिंस, इसके बाद है विलियम हॉकिंस। अब देखिए अंग्रेज यात्री भारत में आने शुरू हो गए हैं। अंग्रेज जो है वो भारत में आने शुरू हो गए हैं। उनको कहना यार शोर ना करें, उनको कहना शोर करें। अंग्रेज यात्री भारत में आना शुरू हो जाते हैं। राल्फ फिच के बाद में है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो कि जहांगीर के काल में, जहांगीर जो था वो जिसको सलीम कहते हैं, बादशाह अकबर का बेटा था। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आता है। ये 1608 से 1611 एडी तक भारत में आया। अंग्रेज था। और 1605 में जहांगीर जो था वो भारत का बादशाह बना था, भारत का शासक। जहांगीर 1605 में बना था, तो 1608 में आता है। और इसके बाद है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है वो 1615 से 1619 एडी तक, 1615 से 1619 एडी तक हमारे देश में रहे। ये भी जहांगीर के काल में आए थे। ये भी किसके काल में थे? ये भी जहांगीर के काल में थे। इसने पूर्वी द्वीपों की यात्रा, पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक ग्रंथ जो था उसको लिखा था, पूर्वी द्वीपों की यात्रा। ये अपने गुरु टेरी के साथ भारत का राजदूत आया था। अपने गुरु टेरी के साथ, ये अपने गुरु टेरी के साथ, इसके गुरु का नाम क्या था? टेरी। अपने गुरु टेरी के साथ है भारत आया था। इसके बाद है ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर जो है वो शाहजहां के काल में आया था। और ये एक जोहरी था। ट्रेवेनियर जो है वो शाहजहां के काल में आया था। शाहजहां के काल में ट्रेवेनियर आया, जो कि 1638 से लेकर 63 तक यहाँ पर रहा। और ये जोहरी का कार्य करता था। ये एक जोहरी था। जोहरी का मतलब जो हीरे जवाहरात का काम करते हैं वो था। और इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक ग्रंथ लिखा। ट्रेवल्स इन इंडिया, ये ट्रेवल्स इन इंडिया लिखता है। और ये भी एक अंग्रेज यात्री था जो कि हमारे देश में आया, ट्रेवल्स इन इंडिया लिखा। और 1638 से 63 तक रहा। ये पेशे से एक जोहरी था। इसके बाद है मनुची।
इसके बाद जो आने वाला यात्री था वो था मनुची। मनुची जो है वो 1653 से 1708, 1653 से 1708 एडी में, 1653 से 1708 एडी में मनुची, और इसने स्टोरियो द मोगोर, स्टोरियो द मोगोर, स्टोरियो द मोगोर नाम से इसने एक ग्रंथ लिखा था, और ये दारा शिकोह का तोपची था। दारा शिकोह का तोपची था। दारा शिकोह जो था वो शाहजहां का पुत्र था, और ये उसका क्या था, तोपची था। दारा की मृत्यु के बाद ये चिकित्सक बन गया था। मनुची जो था वो दारा की मृत्यु के बाद चिकित्सक बन गया था। ये इटली का था, ये इटली का था मनुची। और इसके साथ ही हम आज का ये अपना टॉपिक है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।